हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। कल हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 52, क्या है वो? देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मीन्स भारत के राष्ट्रपति का पद मस्ट है। फिर पढ़ा आर्टिकल 53, आर्टिकल 53, जिसमें कहा गया संघ की कार्यपालिका का जो हेड रहेगा वो राष्ट्रपति रहेंगे, और सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस शैल बी द प्रेसिडेंट। फिर थर्ड बात थी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनका उपयोग तो राष्ट्रपति डायरेक्ट करेंगे या अपने किसी भी ऑफिसर सबऑर्डिनेट के द्वारा उनका उपयोग किया जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा आर्टिकल 54 जो ये बात बोलता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें उसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, निर्वाचक मंडल क्या होगा, यानी इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलए, संसद के चुने हुए सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, प्लस जो यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली, उनके विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। कौन भाग नहीं लेगा? संसद के नॉमिनेट सदस्य जो राज्यसभा के अंदर होते हैं, इसके अलावा राज्य की विधानसभाओं के नॉमिनेटेड सदस्य और विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 54 में। फिर आर्टिकल 55 क्या कहता है? द मैनर ऑफ इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट। उसके अंदर हमारी बात आई थी कि द मैनर क्या रहेगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय मीन्स ऑफ सीक्रेट बैलेट, यानी गुप्त मतदान की आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। जो तरीका हम लोगों ने कौन से देश से लिया है? आयरलैंड से। सिंपल सी बातें थी। जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं 16वें राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू। उनके चुनाव के अंदर कुल मतदान कितना पड़ा था? 10,86,000। सबसे ज्यादा कौन से राज्य के वोट? यूपी के। कितना है एक एमएलए का? 208। राजस्थान वालों का 129। सबसे कम सिक्किम, केवल 7। यानी हम लोग जब किसी एमएलए की जो मत है उनकी गणना करेंगे तो उसके अंदर उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द सीट्स ऑफ एमएलए इनटू 1/1000। ये देखा था। उसके अलावा जब एमपी की गणना करेंगे तो उसके अंदर आएगा द वैल्यू ऑफ द टोटल number of MLAs, the value of the votes of the total MLAs in the states upon total numbers of elected members in the parliament, ये रहेगा। फिर कहा था कि इलेक्टोरल कोटा होना चाहिए। इलेक्टोरल कोटा क्या था? उसमें कुल डाले गए वैध मतों की संख्या अपॉन 1+1+1, ये देखा था हम लोगों ने। ऐसा ही थी बातें। और हमारे आर्टिकल 55 कंप्लीट हो गए। तो 55 के बाद में संख्या कौन सी आती है? 56 आ गया। तो अब तक 56 नहीं हुए थे, आज 56 हो जाएंगे। ठीक है, लिखो आर्टिकल 56। आर्टिकल 56, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का एक निश्चित कार्यकाल होगा। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। लिखो राष्ट्रपति का कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, ये रहेगा 5 साल, 5 ईयर। यानी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, जिस दिन से वो अपने ऑफिस में एंटर करेगा उस दिन से लेके वो 5 सालों तक उस ऑफिस में रह सकता है। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू भारतीय राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिस दिन उन्होंने अपने कार्यालय में एंटर किया उससे लेके अगले 5 सालों तक वो भारतीय राष्ट्रपति रहेंगे। ये बात होती है। कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति 5 साल पूरे नहीं कर पाता, उसकी अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन, राष्ट्रपति महोदय की पद पे रहते हुए डेथ हो जाना, मृत्यु की स्थिति के अंदर वो उस पद पे नहीं रहेंगे। दूसरी बात रहती है उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाना। तो राष्ट्रपति जब अपना इस्तीफा देता है तो सबसे पहले वो अपना लेटर लिखता है वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करते हुए। जब ये बात उपराष्ट्रपति को पता लगती है तो उपराष्ट्रपति उसे कम्युनिकेट करते हैं लोकसभा के स्पीकर के पास में। लिखो पद से हटना। एक तो पद पे कब कब नहीं रहते? जब उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा कब नहीं रहेंगे? प्रेसिडेंट राइट हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को प्रेषित करते हैं या उपराष्ट्रपति को भेजते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को भेजते हैं। प्रेसिडेंट राइट हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट ने राइट किया उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा,
रेजिग्नेशन, इस्तीफा। इस्तीफा किसको भेजा? वीपी को। और जब ये बात वीपी को पता लगेगी वो कम्युनिकेट करेंगे जिसको? लोकसभा स्पीकर। कम्युनिकेट, लोकसभा के स्पीकर को वो कम्युनिकेट कर देंगे। लोकसभा स्पीकर, स्पीकर लिखो, स्पीकर, ये चित्र बना लो। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति वह जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को प्रेषित करता है। प्रेसिडेंट राइट्स हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिकेट इट टू द लोकसभा स्पीकर। ये बात हमारे को पता लग गई। इसके अलावा राष्ट्रपति को रिमूव भी किया जा सकता है, अपने पद से हटाया भी जा सकता है, जैसा कि प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है। राष्ट्रपति का देखो, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाना। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है आर्टिकल 61 में। 61 में प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय इम्पीचमेंट in the manner provided in article 61. President can be removed from his office by impeachment. हमारा जो संविधान है उसमें इम्पीचमेंट केवल किसका आएगा? राष्ट्रपति का, बाकी किसी का भी इम्पीचमेंट नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, उनका रिमूवल होता है, पद से उनको हटाया जाता है। राष्ट्रपति ही सबसे बड़ा पद है, इसलिए उनका महाभियोग होता है, जैसा कि आर्टिकल 61 के अंदर लिखा गया है। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है। राष्ट्रपति को हटाया क्यों जाता है? वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोग देखेंगे आर्टिकल 61 के अंदर। समझ में आ गया? इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि जो बड़ा व्यक्ति होता है, यानी कि हमारे हिंदुस्तान के संविधान के अंदर सबसे बड़ा पद किसका? राष्ट्रपति का। तो उस पर अभियोग चलाया जाएगा, लेकिन कैसा चलेगा? महाभियोग चलेगा। अभियोग में भी महाभियोग, बड़े के लिए बड़ा, राजा, राजा से महाराजा। वैसे इन पे अभियोग से ट्रायल चलाई जाती है, जिसे कहा जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति की जो जो जिम्मेदारियां होती है, उन राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां वो राष्ट्रपति नहीं निभाते, जैसी संविधान में लिखी गई है, वो हम लोग आगे 1 बाय 1 देखते चलेंगे। उन राष्ट्रपति उन बातों से मानना मना कर देते हैं, फिर संसद के द्वारा उन्हें हटाया जाता है। उससे ही क्या कह दिया जाता है? इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये आगे आर्टिकल्स में 1 बाय 1 समझ में आता जाएगा। और जो राष्ट्रपति है, एक बार अपने पद पर आ जाता है, उसके बाद में तब तक नहीं हटते जब तक कि उनका उत्तराधिकारी उस पद पर नहीं आ जाता। ये बात भी लिख लो। प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू होल्ड द ऑफिस until his successor enters upon his office. President can continue hold the office. राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। President can continue hold the office until his successor enters upon his office. Until his successor enters upon his office. ये था हमारा आर्टिकल 56। क्या कहता है ये? कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहेगा? बताओ कितना रहेगा? 5 साल तक रहेगा। क्या कम साल तक रह सकता है? बताओ रह सकता है। एक तो उनकी डेथ हो जाए, स्वर्गवास हो गया तो रहेंगे ही, जैसा कि हमारे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, वो कम सालों तक रहे थे। इसके अलावा राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकता है। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति वह बात पता लगते हैं, किसको बताएगा? लोकसभा स्पीकर को उपराष्ट्रपति के द्वारा वह बात कम्युनिकेट करती जाएगी। क्या हिंदुस्तान के इतिहास में किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? नहीं दिया है। जहां पे बात हम लोगों ने लिखी है डेथ वाली, वहां पे 2 व्यक्तियों के नाम लिख लो। एक तो लिखो जाकिर हुसैन, फिर लिखो फखरुद्दीन अली अहमद, क्योंकि हम लोग जो बात लिखते चलेंगे उनका जो फैक्ट है उनके साथ ही लिखते चलेंगे, उससे हमारे को बेहतर याद हो जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में 2 ही राष्ट्रपति हैं जो कि पद पे रहते हुए जिनका स्वर्गवास हो गया था, डेथ हो गई थी उनकी, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, दोनों की डेथ हो गई थी। इसके अलावा जैसे हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट से। हिंदुस्तान के इतिहास में आज दिन तक ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ जिसमें इम्पीचमेंट चलाया गया हो। ठीक है ना? नहीं चलाया गया किसी भी राष्ट्रपति पर। यानी राष्ट्रपति के पद की एक सैंक्टिटी होती है, एक डिग्निटी होती है, जो आज दिन तक तो मौजूद है, क्योंकि हमारे को संविधान बने हुए
लगभग 72 साल हो गए हैं, 72 साल से ज्यादा हो गए ना, फिर भी हमारी सैंक्टिटी मेंटेन है। याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या राष्ट्रपति अपने पद पर 5 साल से ज्यादा रह सकता है? रह सकता है। किस कंडीशन के अंदर? जब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आता है, तब रह सकता है। यानी राष्ट्रपति को रहना होगा 5 साल तक, कम भी रह सकते हैं, ज्यादा भी रह सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कम क्या? इमरजेंसी के अंदर रह सकते हैं। समझ में आ गया? इमरजेंसी के दौरान वो पार्लियामेंट बढ़ जाती है, राष्ट्रपति का पद नहीं बढ़ता है। उस दौरान पार्लियामेंट को नया राष्ट्रपति तो चुनना ही होगा। समझ में आ गया? यानी अगर राष्ट्रपति के चुनाव नहीं हुए उस दौरान ये एक्स्ट्रा रह सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस इस पे लागू नहीं है। आ गया समझ में? नेक्स्ट लिखो फिर आर्टिकल 57, आर्टिकल 57, इलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन के लिए अहर्ताएं, पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, इलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, आर्टिकल 57, आर्टिकल 57, इलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। लिखो इसके अंदर, प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट is eligible for re-election for any number of time। भारतीय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र होंगे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे। भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय उपराष्ट्र, भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय पूर्व राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए या निर्वाचन के लिए पात्र होंगे। प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यानी अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर व्यक्ति राष्ट्रपति बन गए हैं तो वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। फिक्स्ड यहाँ पर टर्म नहीं है कि फिक्स टाइम्स नहीं है, टर्म तो फिक्स है 5 ईयर, लेकिन कितनी भी बार बन सकते हो आप, टाइम्स फिक्स नहीं है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनंत बार? बताओ, अनंत बार। कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 57। क्योंकि हमारी उम्र अनंत नहीं है तो हम लोग एक लिमिटेड आ जाते हैं। बाकी संविधान हमें मना नहीं करता। हिंदुस्तान के अंदर एक ही राष्ट्रपति हुए हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। नाम लिख लो उनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे। इनके अलावा हिंदुस्तान में जितने भी राष्ट्रपति रहेंगे वो एक ही बार राष्ट्रपति बने हैं, भले ही उनके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्ण आए हों, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, वेंकट रमन, ठीक है, शिवदयाल, शंकर दयाल शर्मा रहे हो, के आर नारायण रहे हो, या एपीजे अब्दुल कलाम रहे हो, उनके बाद में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रहे हो, चाहे प्रणब मुखर्जी रहे हो, रामनाथ कोविंद रहे हो, या हमारे द्रौपदी मुर्मू, सभी के सभी एक एक बार ही बने। एकमात्र राष्ट्रपति है जो कितनी बार बने? 2 बार। लेकिन जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं दुनिया के अन्य संविधानों के साथ में, व्हेन वी कंपेयर विद द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, देन वी फाउंड देयर इज अ लिमिटेशन इन द टर्म्स, लिमिटेशन इन द टाइम्स इन अमेरिका। अमेरिका के संविधान के अंदर लिखा गया है कि वहां का राष्ट्रपति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो भी ओनली 4 ईयर है। वो भी बात यहीं पे लिख लो। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है और वह 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, एंड दे कैन री इलेक्ट फॉर 2 टाइम्स, 2 बार। लेकिन वहां पे एक अपवाद भी हो गया। एक थे राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो 3 बार बने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो कंडीशंस ऐसी बन गई थी कि उनको 3 बार राष्ट्रपति बना दिया गया। एक्सेप्शन लिख लेना, रूजवेल्ट, रूजवेल्ट नाम लिखो, रूजवेल्ट। कभी मूवीज देखना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, रूजवेल्ट। एक व्हील चेयर पे एक व्यक्ति आएगा, वह रूजवेल्ट है, कड़क शासक, प्रशासक थे ये। रूजवेल्ट 3 बार बने,
ओबामा कितनी बार बने? 2 बार। जॉर्ज बुश 2 बार बने थे। पता है ये बातें? चलो ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप 1 बार ही बने। अभी कौन है यूएसए का राष्ट्रपति? जो बाइडेन। जो बाइडेन है, पहली बार ही बने। दोबारा बन सकते हैं? ये बन सकते हैं। कितने साल तक रहेंगे? 4 साल तक। और हमारे द्रौपदी मुर्मू 5 साल तक। ये थोड़ा सा कंपैरिजन करवाते हैं तो कंपेयर कर लेंगे हम लोग। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आर्टिकल लिखो फिर 58। जब कंफ्यूजन नहीं है तो आर्टिकल बदल देते हैं। आर्टिकल कौन सा? 58। अब आर्टिकल 58 कहता है क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट। लिखो, राष्ट्रपति के चुनावों के लिए अहर्ताएं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अहर्ताएं। क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 58। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अहर्ताएं, क्वालिफिकेशन। अहर्ता अलग रहेगी और फिर कंडीशंस अलग रहेगी। बात पहली अहर्ता होती है ही मस्ट बी, ही शैल बी। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। पहले लिखो सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के नागरिक होने चाहिए। सिटीजन कहां के? इंडिया के। यानी भारत का राष्ट्रपति वही बनेगा जो भारत का नागरिक होगा। जो भारत का नागरिक नहीं है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। किसी भी हाल के अंदर नहीं बन सकते। जैसे हम लोगों ने देखा कि जो साइरस मिस्त्री थे वो इंडिया के नागरिक थे। अलग अलग अखबारों में आ रहे हैं कि उनकी नागरिकता, आयरिश नागरिक बताया गया उन्हें। अक्षय कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय नागरिक नहीं है, वो कनाडा की नागरिकता उनके पास में, ऐसा भी बोला जाता है। बाकी इनके जो रियल डिटेल्स हैं वो फैक्ट चेक में रहेगी। लेकिन कहने का ये मतलब कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक होना आपके लिए जरूरी होता है। इट इज कंपल्सरी टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली कंडीशन। दूसरी, नागरिकता के बाद में दूसरी शर्त नहीं, क्वालिफिकेशन आती है। कंडीशन नहीं है, ये क्वालिफिकेशन है आपकी। भारतीय नागरिकता होना शर्त है या क्वालिफिकेशन? पहले तो ये बताओ। क्वालिफिकेशन है, ये आपकी अहर्ता है। दूसरी अहर्ता क्या है आपकी? 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर बताओ आपको आरएएस का, आईएएस का एग्जाम देना है, पहली आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 21 ईयर होना चाहिए। 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनना है तो जितनी उम्र, वो शर्त है या क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन शर्त है या क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन है। तो सिटीजनशिप शर्त या क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल रहता है ये एग्जाम में। कई बार अपने को लगता है ये शर्त क्वालिफिकेशन हो जा रहा है, लेकिन ये कंफ्यूज कर देता है। कहां पर? एग्जाम में। हम शर्त को क्वालिफिकेशन मान लेते हैं और क्वालिफिकेशन को शर्त मान लेते हैं। फिर क्या होता है जी? क्वालिफिकेशन एक और होती है, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा। लिखो, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए अहर्त हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए अहर्त हो। यानी अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आप में वह सब क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए होती है। उपराष्ट्रपति बनना है तो आपको राज्यसभा सदस्य बनने की जो क्वालिफिकेशंस होती है वो हम लोग 1 बाय 1 बात के अंदर देख लेंगे, वो आप में होनी चाहिए। आया? 3 बातें यहां पर हो गई। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है ना? लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। लिखो, इफ वन होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये अंदर शर्तों में आ जाएगा। ये अभी रहने दो इसको, लिखो, रहने दो इसको, काटो इसको, जिसमें ले लेंगे शर्तों के अंदर ले लेंगे। शर्त के अंदर ही आएगा ही है, शर्त के अंदर रहेगा। ये क्वालिफिकेशंस बताओ, क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल। और तीसरी क्या होनी चाहिए आपकी? बोले लोकसभा का सदस्य बनने की आपके क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो भी भारत का राष्ट्रपति का कोई चुनाव लड़ रहा है, एक बात और लिख लो, उसका भारत के किसी भी निर्वाचन
में नाम होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होना चाहिए। ये बोलता है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। यानी अगर भारत में आपको किसी भी लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ना है तो भारत में कहीं ना कहीं पर तो आपका जो भी निर्वाचक रोल होता है, इलेक्टोरल रोल होता है, यानी चुनाव की जो लिस्ट होती है उसमें नाम होना चाहिए। लिखो, अ पर्सन रनिंग फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी ए वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, उसे भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में, भारत की किसी भी संसदीय क्षेत्र की वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये बात बोली गई है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में एनी पर्सन हु इज रनिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी ए वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। भारत के किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि अभी मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो मेरा नाम कहीं ना किसी वोटिंग लिस्ट के अंदर होना ही चाहिए। समझ में आ गया? अजय को राष्ट्रपति बनना है, इच्छा हो गई, लड़ सकता है। तो कितने जने इसके प्रपोजर रहेंगे? 50। और इससे अनुमोदक कितने रहेंगे? सेकेंडर 50 रहेंगे। कितना पैसा होना चाहिए अजय के पास में? 15,000। कहाँ पे जमा कराएगा? अब मान लो चुनाव जीत गया तो वापिस पैसे भी तो लेने होंगे, कहां से लेंगे? और मान लो इससे इतने वोट नहीं आए तो इसे जब्त कर लिया आरबीआई ने पैसे 1/6। अगर इससे वोट नहीं आए तो इसे पैसे कौन जब्त कर लेगा? आरबीआई। तो जमानत जब्त थोड़ी करवानी है अपने को, नहीं करवानी, तो हमारे को जीतना ही होता है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, यही रिपीटिशन है क्या? A person is running for the election of president must be a voter in any parliamentary constituency in India। ये बात लीजिए गई है पीआरए एक्ट 1951 के अंदर। समझ में आ गई? तो क्वालिफिकेशन ये होती है। फिर आती है कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। लिखो आर्टिकल 59। आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें। राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें, आर्टिकल 59। कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें, यानी कि उस कार्यालय पे कोई व्यक्ति जाता है तो उस पर कुछ शर्तें भी लागू होगी। पहली शर्त यह होती है कि कोई भी एमएलए और एमपी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगर कोई एमएलए और एमपी भारत का राष्ट्रपति बन जाता है तो जब राष्ट्रपति की शपथ लेता है उससे पहले उसे इस्तीफा देना होगा। समझ में आ गया? लिखो पहली शर्त, ही शैल नॉट बी एन एमपी और एमएलए। वह एमएलए और एमपी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एमएलए और एमपी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इसमें लिखी जाएगी, यदि कोई एमएलए और एमपी और एमपी राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है, तो उसे एमएलए एमपी से इस्तीफा देना होगा। इफ एन एमपी और एमएलए बिकम प्रेसिडेंट दे मस्ट रिजाइन फ्रॉम एमएलए और एमपी। दे मस्ट रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमएलए और एमपी। यानी दो पद आप एक साथ में नहीं रह सकते, कहने का ये मतलब होता है। एमएलए और एमपी पहले तो आप राष्ट्रपति बन ही नहीं सकते, और अगर आप एमएलए और एमपी और आपको राष्ट्रपति बना दिया तो आपको कौन से पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? एमएलए और एमपी के पद से। बात करते हैं हम लोग, जब नीलम संजीव रेड्डी भारतीय राष्ट्रपति बनते हैं तो वो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। लोकसभा के अध्यक्ष मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के अंदर। तो वो जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपना एमपी का पद इस्तीफा दे दिया था। ऐसा हुआ था। आई समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। आ गया? चलो फिर नेक्स्ट लिखो, प्रेसिडेंट शेल नॉट होल्ड एनी
अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिखो, प्रेसिडेंट शेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। राष्ट्रपति लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद यह होता है कि राष्ट्रपति के अलावा अन्य जगहों से उनके किसी भी प्रकार की कोई कमाई नहीं आनी चाहिए, यानी मैं राष्ट्रपति भी हूं और किसी कंपनी का सीईओ भी हूं, दोनों बातें नहीं चलेगी। मैं राष्ट्रपति की भी तनख्वाह ले रहा हूं और कोई अन्य पद पर भी बैठा हूं कि मैं डिप्टी रजिस्ट्रार हूं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, ठीक है, तो वहां पे भी मैं पैसा तनख्वाह ले रहा हूं और राष्ट्रपति बन गया, तो वो पद क्या हो जाएगा, लाभ का पद हो जाएगा। मैं कंपनी का सीईओ भी नहीं हो सकता, मैं किसी भी सरकार की नौकरी में भी नहीं हो सकता, क्योंकि लाभ का पद मतलब वहां पे आपको कुछ पैसा भी मिल रहा है, कुछ आपको मकान का किराया, यानी कुछ भी नहीं मिलना चाहिए आपको, जो कुछ भी मिलेगा आपको राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा। आपको फोन के लिए फ्री राष्ट्रपति के पद से, और भी पेंशन राष्ट्रपति के पद से, और भी चीजें होती है वो भी राष्ट्रपति के पद के रूप में ही मिलेगी। अब जब हम लोग लाभ का पद जानते हैं यहां पर, तो किसी भी एमएलए और एमपी को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो भी लाभ का पद नहीं होगा, गवर्नर है वो भी लाभ का पद नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट भी लाभ का पद नहीं होगा, मिनिस्टर भी लाभ का पद नहीं होगा। लिखो, देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री के पदों को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इस प्रोविजन के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड मिनिस्टर्स ऑफिस shall not be considered as office of profit, shall not be considered as office of profit। यानी आप राष्ट्रपति हो तो राष्ट्रपति के रूप में आपको पेंशन भी मिलेगी, तो दोबारा राष्ट्रपति बनते हो तो दोबारा पेंशन मिलेगी, यानी पेंशन भी मिल रही है, तनख्वाह भी मिल रही है, दो चीजें होती नहीं होती। तो राष्ट्रपति आप हो तो आप राष्ट्रपति बनने के लिए आपको राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, पहले उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, यानी कि वहां पे आपका जो उपराष्ट्रपति का पद है वो राष्ट्रपति, वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी कोई भी प्रेसिडेंट दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी मिनिस्टर राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी राज्यपाल राष्ट्रपति बन सकता है। बताओ कौन व्यक्ति थे जो राज्यपाल भी थे राष्ट्रपति भी बन गए? प्रतिभा पाटिल, यानी गवर्नर थे राजस्थान के और गवर्नर रहते रहते ही भारतीय राष्ट्रपति बन गए थे। हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू, ये पहले के जमाने के अंदर झारखंड के राज्यपाल थे, अभी राज्यपाल नहीं थे ये, लेकिन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वो भी राज्यपाल। दो महिलाएं हमारी राष्ट्रपति बनी हैं, दोनों जी दोनों राज्यपाल रही हैं, एक फॉर्मर राज्यपाल रहे, एक राज्यपाल थे उस दौरान, तो लाभ का पद नहीं माना गया। जब प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया गया तब हिंदुस्तान की कैबिनेट के अंदर वो मिनिस्टर थे और उन्हें राष्ट्रपति पद मिल गया था, यानी कि वो भी लाभ का पद नहीं माना जाता। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बने तो उपराष्ट्रपति थे, तो वो भी पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने तो उपराष्ट्रपति थे, वो भी पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने तब वो ऑलरेडी राष्ट्रपति थे, 1952 में राष्ट्रपति बनते हैं, 57 में दोबारा चुनाव होता है, तो 57 में जब राष्ट्रपति बने तब वो ऑलरेडी राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, गवर्नर का पद और मंत्री का पद, ये राष्ट्रपति के ऑफिस के लिए लाभ का पद नहीं माना जाएगा। द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शैल नॉट बी इंक्लूड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर एंड गवर्नर फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन तो लिखो, emoluments, allowances and privileges are as per second schedule। लिखो, emoluments, allowances and privileges are as per second schedule। लिखो, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार दूसरी अनुसूची के अनुसार होंगे।
इमोलुमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस आर एज पर सेकंड शेड्यूल। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार दूसरी अनुसूची के अनुसार होंगे और उन्हें इनके कार्यकाल के दौरान घटाया नहीं जा सकता, और उन्हें इनके कार्यकाल के दौरान घटाया नहीं जा सकता। एंड दे कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, एंड दे कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस। यानी ऐसे नहीं कहेंगे जी कोरोना लग गया अब ये इनका पद, यानी जो इनको वेतन भत्ते मिल रहे हैं उनको घटा दिया जाए। बताओ राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी होती है? 5 लाख। लिख लो 5 लाख। तो ये बताओ आर्टिकल 59 में है या सेकंड शेड्यूल में 5 लाख? सेकंड शेड्यूल में, लिख भी लेना, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति की तनख्वाह होती है 5 लाख रुपए। 5 लाख तो तनख्वाह है राष्ट्रपति की। अलाउंसेज, प्रिविलेजेस, जब उनको एड किया जाता है तो फिर कितने लाख हो जाते हैं, वो समझ में आए? गिनती नहीं आती अपने को लाखों में। आया समझ में? तो जब बढ़ेंगे तब देख लेंगे। सबको बनना है भारत का राष्ट्रपति? बन सकता है। अगर आप भारतीय नागरिक हो, 35 साल के हो, अच्छे नागरिक हो, भारत को ग्रो करना चाहते हो, तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय साहब जैसे देश है, भारत की धीरे धीरे राजनीति बदल रही है। अब हर व्यक्ति के पास में अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि हम लोग किसमें रहते हैं? रिपब्लिक में रहते हैं। तो ऑल द पॉलिटिकल ऑफिसेज आर एक्सेसिबल बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया व्हेन द सिटीजन हैव ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। तब कोई भी व्यक्ति कोई भी पद पा सकता है। आया समझ में? तो हमेशा सोच क्या रखनी होती है? बड़ी रखनी होती है कि देश के सर्वोच्च पद पर हम लोग पहुंचेंगे। जब हम लोग ये सोच रख सकते हैं आरएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, तो उसके बाद में राष्ट्रपति भी तो बन सकते हैं। बन सकते हैं, नहीं बन सकते? और ये सोचना चाहिए। जिस देश के अंदर लोगों के द्वारा ये बात सोची जाती है, वो देश हमेशा ही ऊंचाइयों को छूते हैं। समझ में आ गया? जो सोच बड़ी है, तो सोच बड़ी तो काम बढ़े। आया समझ में? तो ये आर्टिकल था हमारा, आर्टिकल 59। तो बताओ राष्ट्रपति की तनख्वाह घटाई जा सकती है किसी कंडीशन में? नहीं घटाई जा सकती। जब तक कार्यकाल पे रहेंगे। कौन से शेड्यूल में लिखा गया? ये सेकंड शेड्यूल में। फिर लिखो आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60। आर्टिकल 59 के बाद में आता है आर्टिकल 60। देखो आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60। बताओ 60 में क्या आता है? ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, शपथ और प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन, अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। पहले तो ये बताओ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। तो अभी हमारे राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है माननीय द्रौपदी मुर्मू। उनको शपथ किसने दिलवाई? ठीक है ना, हमारे न्यायमूर्ति जस्टिस एनवी रमन्ना ने उनको, तो सीजेआई है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, वही हमेशा राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। कौन सा आर्टिकल कहता है ये बात? आर्टिकल 60 कहता है। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो कोई भी और सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, वो शपथ दिलवा देंगे, क्योंकि ऑफिस वही होल्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है राष्ट्रपति शपथ किस चीज की लेते हैं, ये जानना हमारे लिए जरूरी होता है। वैसे तो शपथ बहुत सारे अधिकारियों की अनुसूची 3 में भी है, शेड्यूल 3 में भी है। राष्ट्रपति की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 3, इट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 60। ये लेते हैं शपथ, लिखो, ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ओथ टू प्रिजर्व, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, डिफेंड, दो चीजों को करेंगे। नाम बताओ जिसको? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, लिखो। विधि तथा संविधान, विधि तथा संविधान का परिरक्षण, प्रिजर्व को क्या कहेंगे? परिरक्षण, परिरक्षण, विधि तथा संविधान का परिरक्षण, संरक्षण, प्रोटेक्ट हो जाएंगे, संरक्षण, ये हमारी प्रशासनिक शब्दावली में भी काम आएगा, और प्रतिरक्षण,
डिफेंड क्या होता है? प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण। विधि तथा संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण ये ओथ ली जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। स्पेसिफिक टाइप है। बेसिकली हमारे संविधान को डिफेंड, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा या राष्ट्रपति करेगा? राष्ट्रपति करेगा। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहेंगे हम लोग? सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन इसके प्रिजर्वेशन की, इसके डिफेंड की और इसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। ये बात भी अपने को पता लगती है। वहां पे ऑप्शन आते हैं तो सीधा टिक लगना चाहिए राष्ट्रपति पे। दो चीजों का ये प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करते हैं। किस किस की? कानूनों की, यानी हिंदुस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए, उसके लिए दो एजेंसियां काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी काम करेंगे, साथ में राष्ट्रपति भी काम करेंगे। समझ में आ गया? तो बताओ, राष्ट्रपति सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं या प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ की लेते हैं? ये हमारा आर्टिकल था 60। बाकी के आर्टिकल देखेंगे हम लोग कल।